हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आप सभी साथियों ने हमारी सीटेट की पहली क्लास देख ली होगी और जिन साथियों ने अभी तक सीटेट की पहली क्लास नहीं देखी है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स सीटेट प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीटेट का जो कोर्स है मैथमेटिक्स का वो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी शुरुआत की है उसकी। और यकीन दिलाता हूँ आप लोग अगर लगातार वीडियो को देखेंगे, कंटिन्यू जो है चैनल पर बने रहेंगे तो टारगेट जो हमारा 30 में 30 नंबर लाने का है मैथमेटिक्स में, वो टारगेट पूरा करके रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने आपको सारा सिलेबस भी बताया था। पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम विषम भाज्य और अभाज्य, इतनी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे परिमेय संख्याओं से। तो वीडियो जरूर कंटिन्यू देखते रहिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा आपको सारी डेफिनेशंस, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें, और पहले प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्या क्या होती हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में बनता जरूर है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अगर हम डेफिनेशन अगर कहें, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको पेडागोजी में देखने को मिलेंगी, तो इसलिए हमारे लिए थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि भिन्न वाली सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, वो शर्त क्या है, इस शर्त को समझना आपको जरूरी है। जो P की वैल्यू है, P जो है पूर्णांक संख्याओं में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। Q भी जो है पूर्णांक संख्याओं में कोई भी संख्या हो सकती है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या जो होती है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य, चाहे माइनस वाली हो, चाहे प्लस वाली हो या हो जीरो, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि P का मान पूर्णांक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस या शून्य कुछ भी हो सकता है। Q का मान भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि Q का मान शून्य नहीं हो सकता। यानी कि किसी भिन्न के अगर हर में जीरो आ जाएगा तो उसका मान जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा, फिर वो जो है हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ठीक है। यानी कि P का मान पूर्णांक में से कुछ भी हो सकता है, Q का मान पूर्णांक में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि जैसे कोई भी संख्या लिखी है 5/6, तो ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये अंश है और ये हर है, ये P है और ये Q है। जैसे 4/3, 2/3, ठीक है, 22/7, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 22/7 पूछा जाता है किस प्रकार की संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई संख्या माइनस में लिखी है -7, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये P की वैल्यू -7 है और Q की वैल्यू कोई पूछे क्या है, तो Q के बटे में क्या है, 1 है। इस तरह से जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि शून्य भी कैसी संख्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य के हर में 1 होता है, शून्य के बटे में 1 होता है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई संख्या लिख के आए जैसे कि √25 लिख के आ गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है उसका मान अगर हम पूरा स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं तो वह भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे √16 लिखा हो तो यह भी एक परिमेय संख्या है। 1/√36 लिखा हो तो यह भी एक परिमेय संख्या है। -√36 आ जाए तो यह भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि 36 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, 6 आएगी, माइनस की 6 संख्या एक परिमेय संख्या। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या आप परिमेय कह सकते हैं, लेकिन
आपको ध्यान होना चाहिए उसका मान आपको पूरा पूरा ज्ञात होना चाहिए, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लिख दे माइनस का 6/7 कैसी संख्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं अब आप समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक डेफिनेशन इसमें और आती है, वो क्या होती है कि वे संख्याएं, इसे भी आप लोग जरूर नोट करिएगा, कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत, ठीक, शांत या हम कह सकते हैं समान आवृत्ति का हो। ठीक है, समान आवृत्ति का हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो, ठीक, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब ये शांत और समान क्या होता है? ठीक है, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, कोई संख्या है 0 इस तरह से लिखी है 5 6 5 6 5 6 कंटिन्यू, इस तरह से 5 6 5 6 आ रहा है, तो यहाँ दशमलव के बाद जो प्रसार हो रहा है वो समान आवृत्ति में हो रहा है, यानी कि 5 6 5 6 5 6 इस तरह से लगातार संख्याएं आ रही हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी संख्या आती है तो वो कहलाती है समान आवृत्ति, और इस तरह की संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम बताएंगे, जैसे 0.3772, ठीक है, इस तरह का आ जाए, या 3772 इस तरह का आ जाए, तो यहाँ भी जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं आप लोग देख सकते हैं किस तरह से 3772 3772 3772, यानी कि यहाँ पे भी समान आवृत्ति हो रही है। तो यह भी कैसी संख्या है? यह भी एक परिमेय संख्या है। दोस्तों एक बार आप लोग समझ लेंगे ना अच्छी तरह से, तो यकीन मानिए आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई संख्या लिखी है 0.34692, यहाँ पे सभी नंबर अलग अलग हैं, लेकिन यहीं पे जाके भाग खत्म हो गया, यानी कि आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, तो हम इसे कहेंगे शांत आवृत्ति। ठीक है, जब आगे डॉट डॉट नहीं लगता यानी कि भाग देना बंद हो जाता है, किसी संख्या में आप भाग देते हैं तो भाग देना जब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, कोई भाग नहीं जाता है, तो उसे कहते हैं शांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये इस तरह की संख्या भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इस तरह की संख्या भी एक परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद जो संख्याएं आएंगी उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शून्य परिमेय संख्या क्यों है, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शून्य के बटे में 1 होता है, इसीलिए ये क्या होता है? शून्य होता है। अब कोई कहे कि 0 के बटे में 0 होगा, अगर 0 के बटे में 0 कर देंगे हम, तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, ये शून्य के बटे में शून्य अपरिभाषित होता है और इसका मान आज तक कोई ज्ञात नहीं कर पाया है। ठीक है, अब अनंत क्या होता है? अनंत होता है जब किसी संख्या के बटे में, जैसे 1 के बटे में 0 हो, या 2 के बटे में 0 हो, या 3 के बटे में 0 हो, इस तरह से अगर किसी संख्या के बटे में 0 होता है तो उसका मान जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, उसका मान अनंत होता है। लेकिन 0 के बटे में 1 है, इसीलिए वो 0 है, और 0 जो है एक परिमेय संख्या है। इस चीज़ को याद कर लीजिए, पेपर में खूब पूछा जाता है। ठीक, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। 22/7 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो वैल्यू है वो किसकी होती है? वो पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, वो वैल्यू जो होती है पाई की होती है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई जो होती है वो अपरिमेय होती है, पाई की वैल्यू जो 22/7 वो परिमेय होती है। अब कहोगे कि सर पाई अपरिमेय क्यों है और पाई 22/7 परिमेय क्यों है? ठीक है, इसका कारण मैं आपको आगे बताता हूं, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? इनकी भी डेफिनेशन बिल्कुल इसी की जैसी है, थोड़ा सा अंतर है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और एक चीज़ और है, दूसरी डेफिनेशन जो हम आपको भी बता रहे थे उसमें वो भी यहीं पे नोट कर लीजिए कि वे संख्याएं जिनका
दशमलव प्रसार, ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत या असमान आवृत्ति का हो, असमान आवृत्ति का हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनका दशमलव प्रसार अशांत या असमान आवृत्ति का हो वो भी अपरिमेय कहलाती हैं, और जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आएंगी कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए वो है पाई। ठीक, हमने आपको बताया था कि पाई अपरिमेय संख्या होती है। वो क्यों होती है इसका कारण हम आपको बताएंगे। देखिए, कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेटर में जाइए, वहाँ पे पाई की वैल्यू निकालिए। पाई की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 3.14 आगे समथिंग ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती रहेंगी। कभी भी वो संख्या जो है रिपीट नहीं होंगी, यानी कि समान आवृत्ति भी नहीं होगी, और वहाँ पे जो है एक जैसी आवृत्ति भी नहीं होगी, समान आवृत्ति यानी कि कहने का मतलब। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है वो अलग अलग संख्याओं में आती है, तो इसीलिए पाई जो है वो अशांत आवृत्ति वाली हो जाती है, यानी कि अशांत और असमान आवृत्ति वाली। इसीलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे कि √2, √3, इस तरह की कोई भी संख्या आती है तो ये संख्याएं भी कैसी कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। -√2 लिखेंगे या -√3 लिखेंगे, -√5 लिखेंगे, इस तरह की अगर कोई भी संख्या आती है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ अंडर रूट के अंदर जो संख्या होगी उसका पूरा पूरा मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो वो संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नोट डाल लीजिए। ठीक है, नोट। और जो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए कि अनंत परिमेय संख्या होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय तो हम लोग पढ़ चुके हैं, दो अपरिमेय, ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि दो परिमेय या अपरिमेय, कुछ भी है, चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, दो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे प्रश्न आए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तब भी आपका आंसर यही होगा कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्न आए कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तब भी आपका आंसर होगा कि अनंत होती हैं। और प्रश्न ये आ जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय होती हैं, तब भी आपका आंसर होगा अनंत। या प्रश्न ये आ जाए कि दो अपरिमेय की संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय होती हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा, अनंत ही होगा। ठीक है, और चौथा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, उसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट है कि दो
परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा। ठीक, दो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। इसे भी नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग कहे, अंतर कहे या गुणा कहे, यानी कि गुणनफल कहे। ठीक है, सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, इसे समझ लीजिए कैसे। जैसे हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, एक जैसे 3 लिखा है, ये 3 कैसी है, यह एक परिमेय संख्या है, और √5 ये कैसी है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय ले ली हमने, एक अपरिमेय ले ली। मैंने आपको बताया कि इनका जो योग है, अंतर है और गुणा। ठीक, तो अगर हम इसका एक बार योग करें, अगर हम योग करेंगे तो आएगा 3 + √5। अब योग करने पर आया 3 + √5। अब प्रश्न आ जाए कि 3 + √5 कैसी संख्या है, तो आपका आंसर होगा कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इनका अंतर करें तो अंतर आएगा 3 - √5। अब प्रश्न आ जाए कि 4 ऑप्शनों में पूछ ले कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, तो इस तरह की कोई भी संख्या लिखी हो 3 - √5, या √5 की जगह √7 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम इनके गुणा की बात करें। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो गुणा आएगी 3 √5, 3 × √5। तो यह भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि यह और ये तीनों जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय को चाहे आप जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ परिमेय और अपरिमेय बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आएंगी हमारी वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं, काल्पनिक संख्याओं और सम्मिश्र संख्याओं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या दी है, आप उसका वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या जो होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। या हम यूँ कह सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर पूछे कोई पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछे कि वास्तविक है या काल्पनिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाई एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं काल्पनिक संख्याओं के बारे में, तो दोनों में अंतर करना आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, काल्पनिक संख्याओं को हम अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। और जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो समझ लें कि हम इन्हें नॉन रियल नंबर, ठीक है, या हम कहें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, या हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, नॉन रियल नंबर यानी कि अवास्तविक संख्याएं। इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी जाके, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या है। यानी कि किसी संख्या का हम वर्ग करें, वर्ग करने पर हमें एक ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हो जाए तो वो काल्पनिक कहलाती है, और धनात्मक वैल्यू प्राप्त हो तो वो वास्तविक कहलाती है। ठीक है,
अब देखो काल्पनिक संख्याओं को हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, लिखा है हमने अंडर रूट माइनस का 4, ठीक है। अब जो अंडर रूट माइनस का 4 है, यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल अंडर रूट गायब होगा, ठीक है। जैसे -4 लिखा हुआ है, इस -4 का अगर हम स्क्वायर करते भी हैं तो हमें अंडर रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या, -4। अगर ये वैल्यू हमें माइनस की प्राप्त हो गई तब तो ये काल्पनिक है, अगर ये वैल्यू हमें पॉजिटिव प्राप्त हो जाती तो कैसी होती, वास्तविक होती, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया माइनस का अंडर रूट 2, अगर हम इस संख्या का स्क्वायर करें, माइनस का अंडर रूट 2, अंडर रूट के बाहर माइनस है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में और अंडर रूट गायब हो जाएगा, मान क्या आएगा, 2। यानी कि ये वैल्यू हमें जो प्राप्त हुई वो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई है, यानी कि ये माइनस का अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, यह एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं लिखा है माइनस का अंडर रूट 3 या लिखा है माइनस का अंडर रूट 5, इस तरह से भी वैल्यू लिख के आ जाए, या लिखा है माइनस का अंडर रूट 16 या 16/25, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए 0, कुछ भी लिखा हो, तो इन सब का अगर आप स्क्वायर करेंगे, जैसे कि हम अगर माइनस का अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ अंडर रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, 3, यानी कि हमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसका मतलब ये वाली संख्या जो है वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ जब अंडर रूट के अंदर माइनस लगा होता है, अंडर रूट के अंदर माइनस लगा होता है और ऐसी किसी भी संख्या का आप वर्ग करते हैं तो अंडर रूट ही गायब हो जाता है, जबकि माइनस की वैल्यू सेम बच जाती है। और जब भी कोई संख्या ऋणात्मक में शेष बचती है तो वह एक काल्पनिक संख्या कहलाती है, या यूँ कह लीजिए अवास्तविक संख्या कहलाती है। तो इस तरह की कोई भी संख्या, देखो दुनिया में बहुत सी संख्याएं हैं, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर माइनस लगा है तो वह काल्पनिक होगी, और इसके अलावा कोई भी संख्या है तो वह संख्या जो है वास्तविक होगी, ठीक है। यहीं पे एक आ जाता है सम्मिश्र संख्या, यहीं पे एक आ जाती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, प्रश्न ये भी आता है। तो देखिए वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या, ठीक, प्लस माइनस काल्पनिक संख्या। एक संख्या वास्तविक हो और एक संख्या प्लस माइनस से जुड़ी हुई हो, वो हो काल्पनिक। अगर हम उन दोनों को चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो संख्या कहलाएगी सम्मिश्र संख्या, ठीक है। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का योग और अंतर सदैव कैसी संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 3 एक वास्तविक संख्या है, और अंडर रूट के अंदर अगर -5 लिख लें तो ये संख्या हो जाएगी एक काल्पनिक संख्या। अब 3 और अंडर रूट 5 को अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी, अगर हम इनका योग करते हैं तो योग करने पर आएगा 3 प्लस अंडर रूट माइनस के 5, 3 प्लस अंडर रूट माइनस का 5। तो अंडर रूट के अंदर माइनस का 5 आया है, अंडर रूट के अंदर माइनस का 5 आया है, तो जो अंडर रूट के अंदर माइनस का 5 आया है और यहाँ ये प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरी संख्या जो होगी यह कहलाएगी सम्मिश्र संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग और अंतर सदैव सम्मिश्र संख्या कहलाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग पढ़ेंगे सहभाज्य संख्याओं को, यानी कि को प्राइम नंबर्स को। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। यानी कि संख्याओं के अगर हम फैक्टर करें तो कोई भी फैक्टर ऐसा ना हो जो कॉमन हो, यानी कि उसमें सिर्फ एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, जैसे हमने लिखा 2,3, कहेंगे क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखो 2 का गुणनखंड करेंगे हम तो होगा जाके 1 गुणा 3, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो बनेगा 1 गुणा 3। तो देखो दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है। इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो केवल एक ही वो संख्या है जो कॉमन है, और एक को हम लोग छोड़ देते हैं, तो और भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 2,3 सह अभाज्य संख्याएँ हैं। इसी तरह से अगर लिखें हम 5,7, ठीक है, 8,9, 4,5, इनमें भी एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो ये सभी संख्याएं जो है सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा?
पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। निम्न में कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है, ये प्रश्न आपकी सीटेट में आया हुआ है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है, पहला ऑप्शन वहां पे आपको मिलेगा 4, 6, दूसरा ऑप्शन वहां पे मिलेगा 5, 15, तीसरा ऑप्शन वहां पे होगा 7, 9 और चौथा ऑप्शन वहां पे होगा 10, 30। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हुए आके उन्होंने पूछा कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्याओं का है, यानी कि को प्राइम नंबर्स का कौन सा जोड़ा है। तो आपको जब पता होगा कि सह अभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप आसानी से बता देंगे कि कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्याओं का, अन्यथा की स्थिति में गलत हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि 4 के गुणनखंड करेंगे तो बनेगा 1 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 1 दूनी 2, 2 3 6। अब हमने देखा यहाँ पर देखो 2 भी कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 1 भी कॉमन है, यानी कि ये वाला जोड़ा जो है सहभाज्य संख्याओं का नहीं है। ऐसी 5 और 15 में 5 कॉमन है, 1 के अतिरिक्त 5 भी कॉमन है, यानी कि ये भी नहीं है। 10 और 30 में देखिए 10 के गुणनखंड करोगे तो 1 गुणा 2 गुणा 5 आएगा, 30 के करोगे तो 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 दूनी 10 3 30। ठीक है, तो यहाँ 2 भी आ गया, देखो 5 भी आ गया, यहाँ 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, यानी कि ये भी जोड़ा नहीं है। लेकिन 7 का गुणनखंड करोगे तो 1 गुणा 7 और 9 का करोगे तो 1 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो यहाँ एक ही कॉमन है, एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यही जोड़ा हमारा सह अभाज्य संख्याओं का है, यानी कि राइट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका सह अभाज्य संख्याओं का। इसके बाद इसमें दूसरा चीज एक और आती है, वो आती है युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं के जोड़े में अभाज्य संख्याएं आती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें 2 का अंतर हो, युग्म अभाज्य संख्याओं के जोड़े कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें केवल 2 का अंतर हो, केवल शब्द और बढ़ा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जिनमें केवल 2 का अंतर हो, ये केवल शब्द और बढ़ा लेना यहाँ पर, जिनमें केवल 2 का अंतर हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखना चाहें तो 3, 5, देखो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच केवल 2 का अंतर है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी को आप घटाएंगे तो अंतर कितने का आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5, 7, 5, 7। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 11, 13, इनमें भी केवल 2 का अंतर है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 17, 19, इनमें भी 2 का ही अंतर है। ठीक है, इस तरह से हम कई सारी संख्याएं लिख सकते हैं। 41, 43। ठीक है, इनमें आप सभी में देख लीजिए केवल 2 का अंतर है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और यहाँ भी प्रश्न इसी तरह से आता है कि निम्न में कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जिन संख्याओं में 2 का अंतर होगा वही कहलाएंगी युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और पेडागोजी में भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आते हैं। पेडागोजी की वीडियो हम लोग बीच बीच में उनकी भी वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, पीछे की वीडियो देख लीजिए, सारा सिलेबस कवर कर लीजिए। यकीन के साथ मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि 30 में 30 नंबर लेकर आएंगे आप मैथमेटिक्स में, कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।